गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन के कॉन्सेप्ट को सीखे थे। उस पर डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने याद किया था और मैंने आपको बोला था कि इसे याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरमीडिएट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व करने समय इसका यूज पड़ेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा। उसमें हम लोग दो फार्मूले सीखे थे। पहला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट के लिए क्या फार्मूला है, दूसरा इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, गिवन लाइन के रिगार्डिंग हम लोग किसी भी दिए हुए पॉइंट का इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फार्मूला सीखे थे। उसी सेक्शन पे बेस्ड, उसी फार्मूले पे बेस्ड आज हम लोग कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ अ पॉइंट P2,3 इन द लाइन मिरर y is equal to x is the point Q and image of the Q in the line mirror y is equal to 0 is the point R alpha comma beta, find alpha plus beta। कहने का मतलब क्या होगा, डायग्राम से समझना है हमको इसको। ठीक है, कि y is equal to x के अबाउट अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो x बाई प्लेन हमारे पास है। इस x बाई प्लेन पे x बाई, ठीक है, ये कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का। y इज इक्वल टू एक्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एनी पॉइंट P 2,3 इस जगह पे लाई कर रहा है 2,3 और इसका इमेज Q है अबाउट द लाइन मिरर y इज इक्वल टू एक्स। ये इमेज बताना है सबसे पहले। उसके बाद Q का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट R है, जो कि अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में मुझे अल्फा बीटा का मान फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर समझना है इस चीज़ को। हम लोग लास्ट सेक्शन में सीखे थे कि किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स के इंटरचेंज करेगा। y कोऑर्डिनेट x के जगह पे आएगा और x कोऑर्डिनेट y के जगह पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि q का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखना चाहें तो q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा 3,2। ठीक है, तो q का कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो डैट वैल्यू इज इक्वल टू 3,2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इस लाइन को मान लीजिए x माइनस बाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट P2,3 का दिया हुआ है और इसके रिगार्डिंग हम लोग Q का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग सीखे थे। इसको मान लीजिए x1, y1। तो x1, y1 से अगर हम लोग सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, y1 माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं 2 माइनस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट फार्मूला सीखे थे, इसका यूज कर रहे हैं। तो इससे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास x1 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3 और y1 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2, ये वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा 3,2। इसी कारण हम इसको डायरेक्ट भी सीखे थे कि इस केस में आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इंटरचेंज करते हो। अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूं तो x y के जगह पे चला गया, y x के जगह पे चला गया। ठीक है, अब इसके लिए आइए, जब हमारे पास x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इस केस में इस पॉइंट का फुट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 3,0 होगा। मतलब क्या हुआ कि r का इस जगह पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो 3 आएगा और
मिरर होने के कारण ये डिस्टेंस जितना ऊपर की ओर है उतना ही यूनिट नीचे की ओर होगा। तो ऊपर ये डिस्टेंस कितना यूनिट है 2, तो नीचे ये डिस्टेंस कितने यूनिट का होगा 2 का। तो नीचे की ओर आ रहा है एक्स एक्सिस से तो -2 लिख सकते हैं। तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा वो r का कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो r का कोऑर्डिनेट इस जगह पे होगा 3, -2। क्लियर होता है ये बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू -2। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तरीका समझ में आता है ये, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स AB and AC of a triangle ABC are x minus y plus 5 is equal to 0, है ना, and x plus 2y is equal to 0 respectively if the point A is 1, -2 find the equation of line BC। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसको विजुलाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में, ये मान लीजिए कि ये ABC ट्रायंगल है A, B और C। तो गिवन जो है ABC ट्रायंगल के अंदर A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो कोऑर्डिनेट है 1, -2 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। हमसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है ना। साथ में दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। ये AB और AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन गिवन है। इसका इक्वेशन मान लीजिए x - y plus 5 इज इक्वल टू 0 है और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, या हमको इक्वेशन ऑफ BC फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ सीखेंगे कि हम इसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या लेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ BC के लिए B और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता होना जरूरी है। यदि हमको B और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फंडामेंटली हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को सीखना है कि हम इक्वेशन ऑफ BC के लिए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ B और C कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को और भी कुछ पूछा जा सकता था इसमें कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ BC या मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत होती है कि ये साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, पहला। दूसरा ये कि ये जो है इसके मिड पॉइंट से भी पास करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इस पे ये परपेंडिकुलर होगा। ये भी अगर हम लोग चेक करें तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मिरर के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो A का जो मिरर इमेज होगा इस लाइन के अबाउट वो B देगा और A का मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ C देगा। क्लियर होता है ये बात। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B लिखना होगा, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C लिखना होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ B और C के से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, यहाँ से लिखते हैं फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हम पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो x1, y1 के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं x1 - 1 डिवाइडेड बाय A का मान यहाँ 1, B का मान -1 और C का मान यहाँ कितना होगा 5, ठीक है।
इस जगह पे a का मान 1, c के मान से मतलब नहीं है, और b का जो मान होगा वो 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू बाई 1 प्लस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगा। इसके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू -8। समझ में आता है ये चीज़। इसके बाद अगर हम लोग इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 और इसे 3, तो 1 2 3 के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू -8 एंड बाई 1 प्लस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू -8। क्या ये लिख सकते हैं? और इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास x1 का मान जो आएगा वो -7 आएगा। अब बाई 1 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ b जो है वो है -7, 6। तो ये कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया कि दैट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -7, 6। देखना है ध्यान से, क्लियर होता है। सिमिलर तरीके से हम लोग c का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नाउ 4 कोऑर्डिनेट ऑफ c, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ c। मान लीजिए कि c का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, बाई 2 है। ठीक है, तो c का कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं x2, बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ बाई इज इक्वल टू -2 1 माइनस 4 अपॉन 5। देखना क्या ये कैलकुलेशन आ रहा है। क्या किए हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फिर से 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x2 माइनस 1 किसके बराबर होगा, -3 6 बाई 5 के बराबर। अब बाई 2 माइनस 1 के लिए अगर हम लोग लिखते हैं बाई 2 प्लस 2 बाई 2, ये किसके बराबर होगा, ये भी होगा -2 माइनस 3 -6 प्लस 6 बाई 5। चेक कीजिएगा। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x2 का मान निकल कर आएगा 11/5, चेक कर लेना है। और बाई 2 का मान निकल कर आएगा 12 माइनस 2/5, 2/5। देखना क्या ये आ रहा है 2/5, चेक कर लीजिए रफ में। यहाँ देखिए हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं बाई 2 के लिए। तो 6/5 इंटू 2 माइनस 2, तो 12/5 माइनस 2, तो 12/5 माइनस 2 आ जाएगा 12 माइनस 10/5, 2/5। ठीक है, तो ये बाई 2 का मान। इसका मतलब क्या हुआ कि c का जो कोऑर्डिनेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 11/5, 2/5। देखना, तो c का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल कर आया 11/5, 2/5। चेक कीजिएगा, यही आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ BC लिखना है। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ BC या रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर BC, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर BC क्या हो सकता है, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 6 11/5 प्लस 7 इंटू x प्लस 7 इज द आंसर।
इसके बाद कैलकुलेशन है वो आपको कर लेना है। यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व करके छोड़ते हैं। इसी फॉर्मेट में आपके पास आंसर आएगा। इस वैल्यू को आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11/5 फाइनली है ये, ठीक है। सॉल्व करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं लिखने जा रहा हूँ। इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। कहने का मतलब क्या हुआ कि 4,1 जो है 3 ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसिवली प्रोसीड करता है। 3 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 4,1 का फाइनल कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं 1 by 1 ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हुए, और हर एक स्टेप पे एक नया कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल कर आएगा। उस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग लिखेंगे और फिर फाइनल पोजीशन तक इस क्वेश्चन में हम लोग पहुंचेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन है, तो इस लाइन के अबाउट y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट 4,1, तो 4,1 का, ठीक है, ये 4,1 का कोऑर्डिनेट पॉइंट इधर से आइए, वन कॉमा 4 होगा। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसका तो आंसर हमको पता चल गया कि 4,1 जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर देगा 1,4, क्योंकि अभी हम लोग सीखे थे कि एक्स बाई के y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट या x इज इक्वल टू y के अबाउट अल्फा कॉमा बीटा चेंज होता है बीटा कॉमा अल्फा में, तो 4,1 चेंज होगा 1,4 में। उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि ये इसके बाद 2 यूनिट आगे की ओर मूव करता है। तो मान लीजिए कि 2 यूनिट आगे की ओर ये मूव किया इस पोजीशन पे, है ना, ये पोजीशन मान लीजिए कि 2 यूनिट। तो अगर हम इस पॉइंट को P बोलते हैं तो इसका इमेज P डैश आएगा। 2 यूनिट आगे की ओर बढ़ा तो मानिए कि ये पॉइंट Q है, दिस इज द Q पॉइंट। अब Q का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, Q का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 3,4, क्लियर। तो 3,4 इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा, दैट इज द 3,4। 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में प्रोसीड करेगा तो नया पॉइंट आएगा Q, नया पोजीशन आएगा Q, उसका कोऑर्डिनेट होगा 3,4। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि नाउ रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4, तो π/4 से इस पॉइंट को रोटेट कराना है अबाउट द ओरिजिन। तो अबाउट द ओरिजिन बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मानते हैं कि ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस है। तो अगर हम ओरिजिन से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट का, और इसको हम लोग रोटेट कराएंगे π/4 से, ठीक है। ये चीज़ देखना, ये π/4 से रोटेट कराएंगे तो ये जो एंगल होगा वो π/4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो ये फाइनल जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल बनेगा थीटा प्लस π/4। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,0, ठीक है। थीटा प्लस π/4 ये एंगल बनेगा, थीटा प्लस π/4 टोटल एंगल, फाइनल एंगल जो बनेगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो ये एंगल बनेगा। क्लियर होता है। अब जैसे ही आपने Q को मूव कराया, इस Q पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे लेकर आते हैं, तो मान लीजिए कि इसको हम लोग R बोलते हैं। तो अब R का हमको पोजीशन चाहिए, जो फाइनल पोजीशन है वो R का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो Q का तो कोऑर्डिनेट, Q का तो पॉइंट यहाँ तक निकल कर आया आफ्टर रोटेशन, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करा कर ये पोजीशन चाहिए, तो ये डिस्टेंस जितना होगा वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी आएगा 5 यूनिट का। क्लियर होता है ये बात, क्यों? क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है तो ये एक तरीके से इसका आर्क ले रहा है, QR एक आर्क है। तो जो डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का यहाँ पे होगा आफ्टर रोटेशन, वही डिस्टेंस R का भी ओरिजिन से सेम होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने 5 का यूनिट निकाल दिया कि R पॉइंट का जो डिस्टेंस ओरिजिन से वो 5 यूनिट है, अब हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं कि फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ R। नाउ यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट के लिए। तो आर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का कोऑर्डिनेट 0 + 5 cos थीटा प्लस π/4 और 0 + 5 sin थीटा प्लस π/4। आपको याद होना चाहिए बच्चों, है ना, आपको याद होगा कि ये मैं यूज कर रहा हूँ किस चीज़ का, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन का। पैरामेट्रिक में हम लोग सीखे थे कि अगर किसी भी लाइन, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता हूँ, मान लीजिए कि कोई एंगल अल्फा बनाता हूँ, तो उस लाइन पे किसी भी दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी भी आर डिस्टेंस पे हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना चाहें तो लिख सकते हैं पैरामेट्रिक के यूज से। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि आर का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा का जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो वैल्यू है अल्फा = 5 cos थीटा प्लस π/4, ठीक है। और बीटा का जो मान है इसी जगह पे बीटा = 5 sin थीटा प्लस π/4, देखना, ठीक है। अब जैसे ही आप अल्फा और बीटा निकालिएगा, तो अल्फा के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाए तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा cos π/4 प्लस माइनस, नॉट प्लस, माइनस साइन थीटा साइन π/4, ठीक है। और बीटा के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 साइन थीटा cos π/4 प्लस cos थीटा साइन π/4। क्या ये लिखा जा सकता है? आप जैसे ही इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, अल्फा के कैलकुलेशन के लिए cos थीटा और sin थीटा का मान चाहिए। यहाँ भी हम बीटा के कैलकुलेशन के लिए sin थीटा और cos थीटा का मान चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास sin थीटा cos थीटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो हम ज्योमेट्री बनाए हैं हम उसमें जो थीटा एंगल माने हैं, इसको यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें इस ट्रायंगल के लिए, देखिएगा इधर OQ, मान लीजिए इसको S या M, OQM ट्रायंगल के लिए अगर ये 5 यूनिट का है तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये 4 यूनिट होगा और ये 3 यूनिट होगा, दिखता है ये सबको। और इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल OMQ में अगर हम लोग cos थीटा कैलकुलेट करते हैं तो cos थीटा का मान 3/5 और sin थीटा कैलकुलेट करते हैं तो sin थीटा का मान 4/5, ये आएगा क्या, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये वैल्यू कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 5 cos थीटा के लिए 3/5 cos π/4 का मान 1/√2 माइनस sin थीटा के लिए 4/5 sin π/4 का मान 1/√2। अब बीटा के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 5 sin थीटा का मान 4/5 इंटू 1/√2 प्लस 3/5 इंटू 1/√2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, और ये आ जाएगा फाइनली कैलकुलेट करने के बाद -1/√2, देखिएगा। और ये वैल्यू आएगा बीटा का मान 7/√2। इसका मतलब क्या हुआ कि द फाइनल पोजीशन इज R एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज -1/√2 से लेकर 7/√2 इज द आंसर। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन देखे थे। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइन बिहेविंग लाइक अ मिरर, ठीक है, तब तो हम उसका इमेज देख पाएंगे उसमें। अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई भी लाइन किसी भी लाइन पे, है ना, इंसिडेंट करेगा तो आफ्टर इंसिडेंट वो वहाँ से उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी करेगा। जैसे मान लीजिए
कि अगर हमारे पास ये कोई भी लाइन मिरर है, लाइन मिरर होना चाहिए, मिरर, ठीक है। तो इस लाइन मिरर पे इंसिडेंट रे और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे आई, मान लीजिए ये आई है और ये एंगल आर है। तो आई इज द इंसिडेंट एंगल एंड आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ अ लाइन। तो आई जो होता है वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, वेयर आई इज इंसिडेंट एंगल and R is reflected angle of a line, ठीक है। ये लाइन मिरर दिया हुआ है और ये इसका नॉर्मल होता है। इतना बेसिक चीज हम लोग फिजिक्स में सीखे हुए हैं कि फिजिक्स में कोई भी लाइट किसी भी मिरर पे आएगा तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होगा, पहला बात। किसके बराबर हो, किस लाइन के अबाउट? तो नॉर्मल के अबाउट इक्वल होता है। तो ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइन मिरर का स्लोप हम m मानते हैं, इंसिडेंट रे का स्लोप अगर हम एम आई लेते हैं और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप अगर हम एम आर लेते हैं, तो एम ये लाइन और इंसिडेंट लाइन इक्वली इंक्लाइन होगा लाइन मिरर पे अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। या अगर हम नॉर्मल का स्लोप एम एन लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। ये दोनों बात हम लोग पहले से भी जानते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ टू लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द गिवन लाइन। हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिलेट कराने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के थ्योरी में, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अकॉर्डिंग टू द मिरर प्रॉपर्टीज वहाँ से ये बराबर होगा। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे सीखे हैं कि कोई भी दो लाइन दिए हुए लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। तो एम ये लाइन और ये लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइन मिरर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर होता है ये बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो उस केस में अगर हम स्लोप इक्वेट करना चाहें, tan थीटा इक्वेट करना चाहें, तो इसका tan थीटा और इसका tan थीटा बराबर होगा, ठीक है ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पे जो फॉर्मूला यूजफुल फॉर्मूला इस यहाँ पे जो निकल कर आएगा, यूजफुल फॉर्मूला या दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इफ टू लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द गिवन लाइन। If two line is equally inclined with given line, ठीक है, दिया हुआ लाइन, इफ टू लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड विथ गिवन लाइन, ठीक है, दिया हुआ लाइन गिवन लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan थीटा। और अगर हम इस जगह पे tan थीटा इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग tan थीटा के लिए लिख सकते हैं एम आर माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम आर इंटू एम का मॉड। और इसके लिए लिखा जा सकता है, अगर हम इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो सेम एंगल का डायरेक्शन होगा, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं m माइनस एम आई 1 प्लस एम आई। समझिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, तो दोनों एंगल पॉजिटिव मेजर हो रहा है। दोनों एंगल पॉजिटिव मेजर हो रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम आर माइनस एम 1 प्लस एम आर एम इज इक्वल टू एम माइनस एम आई
1 प्लस m इंटू एम आई। एम आर का मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ द लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन। एम आई का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ इंसिडेंट लाइन, स्लोप ऑफ इंसिडेंट लाइन। और एम स्टैंड फॉर द लाइन मिरर। क्लियर रहता है ये बात इस जगह पे। तो लाइन मिरर के साथ अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इस फॉर्मूले से, ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि tan थीटा के लिए हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन से सीखे थे m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। उसी चीज़ से अगर हम लोग यहाँ पे रिलेट करना चाहें तो एम आर इज स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो इस एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं, तो एम आर माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम आर एम। इसको भी हम इसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, तो m माइनस एम आई 1 प्लस एम आई, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग को रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में ये सीखना था, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट अलोंग x प्लस √3 बाई इज इक्वल टू √3 गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग रीचिंग x एक्सिस। रीचिंग x एक्सिस बोलने का मतलब क्या हुआ कि लाइन मिरर जो है आपका वो x एक्सिस है और इंसिडेंट लाइट जो है वो इस लाइन के अलोंग चल रहा है, ठीक है। इंसिडेंट लाइन का इक्वेशन सिंपली दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस वगैरह में लगभग पूछता है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी रहता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन मिरर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस हमारे पास लाइन मिरर है, ठीक है, ये लाइन मिरर है मान लीजिए। अब कोई भी लाइन इंसिडेंट रे है, इसका इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, x प्लस √3 बाई इज इक्वल टू √3। इसका मतलब स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे कितना आ गया, -1 बाई √3। ये मेथड हम लोग जानते हैं, स्लोप निकालने का तरीका तो जानते ही हैं। तो स्लोप अगर हम लोग इसका लिखना चाहें तो स्लोप आ जाएगा -1 बाई √3, ठीक है। और ये आफ्टर इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो मान लीजिए कि ये लाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये एम आर का स्लोप हमको पता होगा, तो हम लोग एम आर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप हम लोग जानते हैं 0, और इस लाइन को अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये लाइन और ये एंगल थीटा बराबर होगा, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा, तो ये भी और ये भी थीटा बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम ये थीटा बराबर कर लिए, तो अभी हम लोग तरीका सीखे थे इसकी tan थीटा इक्वेट करेंगे, और tan थीटा इक्वेट करके जो डायरेक्ट फार्मूला सीखे थे वो क्या सीखे थे, एम आर, यूज फार्मूला एम आर माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम आर इंटू एम इज इक्वल टू एम माइनस, इसको मान लीजिए एम आई अपॉन 1 प्लस एम आई इंटू एम। एम आर का मान कितना दिया हुआ है, एम आर निकालना है, एम आई का मान हमारे पास है 1 बाई √3 माइनस 1 बाई √3, ठीक है। और एम का एक साइड मतलब मिरर का जो स्लोप है वो 0 है, तो इसमें पुट कीजिएगा, एम आर का मान हमको कैलकुलेट करना है -0 1 प्लस एम आर इंटू 0 इज इक्वल टू एम का मान 0 माइनस एम आई दिया हुआ है -1 बाई √3, 1 प्लस एम का मान 0, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 के बराबर होगा, देख लीजिएगा। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर का जो मान निकल कर आएगा वो वैल्यू निकल कर आएगी 1 बाई √3। क्या ये क्लियर होता है? अब अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, जहाँ पे ये पॉइंट इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए ये एम पॉइंट है, और अगर हम एम का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप पता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आसानी से लिख सकते हैं। तो एम का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स एक्सिस का लाइन अगर हम लोग को सॉल्व करना है और एम का कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो बाई का मान क्या पुट कर दें, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बाई का मान 0 होता है, तो बाई का मान 0 पुट कीजिएगा तो एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा √3, 0। तो एम का कोऑर्डिनेट आ गया √3, 0 डायरेक्ट। क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, बाई माइनस 0 इज इक्वल टू, ठीक है, बाई माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप हमको पता है 1/√3 x माइनस √3, चेक कीजिएगा। और इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगा √3y इज इक्वल टू x माइनस √3। क्या कोई ऑप्शन मैच करता है? तो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। क्लियर होता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट बीम emanating from the point 3, 10 reflects from the straight line 2x plus y minus 6 is equal to 0 and then passes through the point 7, 2. Find the equation of incident and reflected ray। ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़कर आप सॉल्व मत कीजिए, आप उसको पेपर पे बनाइए कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये कोई भी लाइन मिरर है, स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दिस, तो ये लाइन मिरर हो गया। लाइन मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये लाइन मिरर है। ठीक है, मानते हैं कि ये लाइन मिरर है, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई भी लाइट बीम 3, 10 से निकलकर इससे रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ से पास कर रहा है, 7, 2 से पास कर रहा है। अब हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिखना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम लोग इंसिडेंट रे का इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास ये स्लोप पता है और इन दोनों का स्लोप नहीं पता है। ठीक है, मतलब दो अननोन हो गया। तो अगर हम पिछले फॉर्मूले का जो यूज किए थे कि अगर हम इसका फॉर्मूला, इसका स्लोप मान लेते हैं mi और इसका स्लोप मान लेते हैं mr, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मेथड को बदलना होगा। मेथड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका इमेज, मान लीजिए कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट का इमेज इस लाइन के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, और इस लाइन को पीछे मूव कराएंगे तो वो लाइन इसी से पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना डिस्टेंस नीचे होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर में भी हम लोग ये बात सीखे थे वहाँ से। तो अगर हम लोग P का इमेज लिखना चाहें तो मान लीजिए कि ये P डैश है, तो P डैश का जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो रिफ्लेक्टेड रे पे ही लाई करेगा। उसी तरीके से अगर हम इसको R मानते हैं तो R का जो इमेज बनेगा इस लाइन के अबाउट, ठीक है, R का जो भी इमेज बनेगा इस लाइन के अबाउट वो हमेशा इस पे लाई करेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर R का जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो उसी पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये R डैश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम P का इमेज निकाल लें P डैश और P डैश R का इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इक्वेशन रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आ जाएगा, और R का इमेज निकाल लें R डैश और P R डैश का जो इक्वेशन लिखेंगे वो इंसिडेंट रे का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये लाइन है ना, तो हम P का इमेज निकालेंगे P डैश, इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ P
3,10 with respect to 2x plus y minus 6 is equal to 0। तो अगर हम इसका इमेज की बात करते हैं तो इसका इमेज क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1, तो x1 माइनस 10 सॉरी x1 माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2, y1 माइनस 10 कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखना है -2, ठीक है, 6 प्लस 10 -6 अपॉन 5। इसको लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फिर से कैंसिल आउट होगा, ये वैल्यू हमारे पास -4 के बराबर ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं -2, ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं, इसको चेक करके देख लीजिएगा, तो आपके पास यही वैल्यू आना चाहिए, -10 -2 -4। इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू -4 एंड y1 माइनस 10/1 इज इक्वल टू -4, ठीक है। हम -4 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए कैलकुलेशन चेक करना है, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। x1 इज इक्वल टू -8 और -3 कितना आएगा चेक करना, -8 और -3 आ जाएगा आपके पास, -8 और -3 -5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो y1 का जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा, देखना -4 + 6 चेक करो, चेक करना है, ये आपको चेक करना। तो ये कोऑर्डिनेट निकल कर आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -5,6। एक बार चेक कर लेना है इसको, ये आ रहा है -4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा -8 + 3 -5, ये -4 + 6, ठीक है। तो P डैश का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -5,6, तो P डैश का कोऑर्डिनेट आ रहा है -5,6, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या लिखेंगे, रे इज इक्वल टू y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 - 2 और -5 -7 x - x + 5 इज द आंसर। इसको चेक करना है, ठीक है। मतलब सिंपली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आर का इमेज निकाल लेंगे तो इंसिडेंट रे देगा, और इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे के लिए हम लोग आर का इमेज देखेंगे, तो आर का जो इमेज है आर डैश का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 है, तो x2, y2 का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसको x2, y2 मान लिए हैं, इसके लिए कैलकुलेशन करके चेक करेंगे तो ये इमेज आएगा x2 - 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू y2 -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 14 + 2 -6 अपॉन 5। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 16 10 2 इज इक्वल टू -4। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x2 - 7/2 इज इक्वल टू -4 और y2 - 2/1 इज इक्वल टू -4। इसके लिए सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू निकल कर आएगा x2 इज इक्वल टू -8 + 7 इज इक्वल टू -1, अब y2 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -4 + 2 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ कि r डैश का कोऑर्डिनेट आ गया -1, -2, ठीक है।
तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -1, -2। इसको डिकैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन फॉर इंसिडेंट रे। ये देखना क्या है, बाई +2 इज इक्वल टू 10 + 2 अपॉन 3 + 1, और ये आ जाएगा x + 1 इज द आंसर, ठीक है। तो सिंपली हमको मेथड सीखना था कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ हो, किसी लाइन से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, एक पॉइंट से इंसिडेंट रे आ रहा है, दूसरा पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे निकालना है, तो हम लोग मिरर इमेज का यूज करेंगे। इसका इमेज पॉइंट निकालेंगे, वो इमेज पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, और आर का इमेज पॉइंट निकालेंगे तो वो इमेज पॉइंट इंसिडेंट रे पे लाई करेगा। हम लोग आसानी से इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फैमिली ऑफ लाइन को पढ़ेंगे। थैंक यू।